औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आपको वेलकम करूंगा प्रोग्राम सियासी शतरंज में। आज सियासत के मैदान में बहुत हलचल है और रोजाना की बुनियादों पर हम बहुत ज्यादा मूवमेंट देख रहे हैं और हर एक चाल पूरी बिसात को पलटने के लिए तैयार होती है, लेकिन क्योंकि हालात इस कदर नाजुक हैं कि बिसात पलटने नहीं दी जाती है और काम चलाया जाता है। पंजाब की बात करें तो नून लीग के अंदर हम जानते हैं बड़ी तब्दीली जो आनी थी वो थी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी की खबर जो अपनी पार्टी बनाएंगे। उनकी तवील मुलाकात हुई अपने कायद नवाज शरीफ साहब के साथ, 2 घंटे तवील ये मुलाकात जारी रही। लेकिन इस मुलाकात के इख्तिताम में जब वो बाहर आए और सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए तो उन्होंने जिस तरीके से मोहतात अंदाज अपनाया और जो सवालों के जवाब दिए और सबसे इंपॉर्टेंट जिस सवाल का जवाब दिया, उन्होंने अपने इस अज़म को दोहराया कि नई पार्टी बनाने की आज भी जरूरत है। इससे वाज़ेह हो गया कि जो 2 घंटे मुलाकात जारी रही थी वो सही टारगेट जो हासिल करना चाहते थे नवाज शरीफ साहब वो हासिल नहीं कर सके। शाहिद खाकान अब्बासी को नहीं मना सके इस बात के लिए कि वो नई पार्टी ना बनाए और मुस्लिम लीग नून का ही साथ दें। अब देखना यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कितना वक्त लगाते हैं नए पार्टी को बनाने में और उसको ऐलान करने में और उसकी मूवमेंट और वोटर्स को मोबिलाइज करने में, रिसोर्सेज लगाने में। साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आज से वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे, कैंपेन चलाई जाएगी। गुज़िश्ता रोज भी जब बशीर रहमान साहब हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने बताया था कि उन्हें बहुत बड़ा टारगेट दिया है सिंध से लोगों को लेकर जाने का, वेलकम करने के लिए नवाज शरीफ साहब का। वो टारगेट उन्हें पूरा होता हुआ बड़ा मुश्किल लग रहा है, चैलेंजिंग भी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा टारगेट है पंजाब में लोगों को मोबिलाइज करना एक ऐसे सिनारियो में जब मुआशी हालात ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आलमी बैंक ने भी आज नए आदाद शुमार और नई अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं जिसके अंदर पाकिस्तान को गरीब तरीन, मकरूज तरीन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। वजह बताई गई है लिक्विडिटी क्रंच। पाकिस्तान के पास लिक्विड कैश नहीं है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम है, 1.5-2 माह का इंपोर्ट कवर है, यानी 1.5-2 माह के हम अपने इंपोर्ट का बिल्स भरेंगे और हमारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जिससे यकीनन पाकिस्तान के ऊपर अभी भी खतरे के बादल मंडला रहे हैं। लेकिन एक बात की हमें खुशी है कि डॉलर जिस तरीके से नीचे आ रहा है, आर्मी चीफ के इकदामात के बाद उन्हें जितना सराहा जाए कम है। अल्लाह करे कि डॉलर इसी तरह नीचे आता रहे, क्योंकि डॉलर कम होने की वजह से ही इस वक्त कुछ स्टेबिलिटी और एक खुशी की लहर, एक पॉजिटिव वाइब न सिर्फ हमारी मार्केट, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट में नजर आ रही है, लेकिन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इस वजह से काफी बहाल हो रहा है। लेकिन आलमी बैंक ने साथ साथ ये भी कहा है कि 50,000 और उससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा भी उन्होंने दिया है। अंदाज़ा कीजिए मौजूदा हालात में अगर 50,000 और उससे कम आमदन वाले लोगों पर टैक्स लगाया गया तो उनका क्या हाल होगा। इस वक्त भी उनके लिए इस रकम में घर चलाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है। अल्लाह ताला उनकी मदद कर रहा है अपने महबूब के वसीले से, जिसकी वजह से सब कुछ चल रही है, पूरी दुनिया पूरा आलम चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर इस तबके के ऊपर भी टैक्स लगाया गया तो क्या हाल होगा। साथ साथ ये भी कहा गया कि ज़राअत के ऊपर स्पेशली जिनके पास 12 एकड़ से जायद जमीन है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए। और यह भी बताया गया है कि आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक होगा। आने वाले वक्त में आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो जीडीपी के 90% के करीब आ जाएगा। इस वक्त भी हम जानते हैं कि 125, 30, 35 अरब डॉलर के करीब हमारा इस वक्त कुल बैरूनी कर्जा है और हमारा जीडीपी को 350, 70, 80 अरब डॉलर के करीब है। तो अंदाजा कीजिए कि आने वाले वक्त में अगर हमारा कर्जा इतना बढ़ गया क्या होगा। यकीनन बहुत परेशान कुन बात है। यकीनन माशी तौर पर सियासत बहुत डिस्टर्ब्ड है और जरूरत इस अमर की है कि हम मुआशी तौर पर अपने पैरों पे खड़े हों, ऐसे इकदाम करें जो तारीख में पहले कभी नहीं किए। आर्मी चीफ ऐसे काम कर रहे हैं जिन्हें जितना सपोर्ट किया जाए सराहा जाए कम है। लेकिन साथ साथ आज चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान साहिबा ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसके बाद मुबस्सिरीन की यह राय है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई नाखुश हैं, सदर मुमलिकत से नाराज हैं और वो समझते हैं कि सदर ने अपना आईनी काम, किरदार अदा नहीं किया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में हम सदर मुमलिकत की जानिब से कोई बड़ा इकदाम होते हुए देखेंगे ताकि वो अपने कायद को खुश कर सके? क्योंकि यकीनन कायद की सेहत यानी वजन तो उनका गिर रहा है अलीमा खान के मुताबिक, लेकिन सेहत उनकी भरपूर है, अभी भी कोई बीमारी नहीं है और वो स्ट्रांग है और वो लड़ रहे हैं सिचुएशन के साथ। यकीनन इस वक्त अगर सिंध की सियासत पर नजर डाली जाए तो हम देख रहे हैं कि जेयूआई फे, जीडीए, एमक्यूएम पाकिस्तान मिल चुके हैं, सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है, साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और बैकडोर से नून लीग भी डिप्लोमेसी कर रही है कि उनके साथ जुड़ जाए ताकि पीपल्स पार्टी से निजात हासिल हो सके। साथ साथ इन तमाम जमातों ने सिंध के वजीर आला के ऊपर भी अदम एतमाद का इजहार किया है कि ये वजीर आला नहीं काम कर सकते, ये न्यूट्रल नहीं होंगे, ये गैर जानिबदार नहीं होंगे और ये भी कह दिया है कि सिंध की ब्यूरोक्रेसी बी टीम का किरदार अदा कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम नून लीग के रहनुमा से भी गुफ्तगू करेंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सियासी तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है,
आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सियासी मंजरनामे पे आप क्या तब्दीलियां इस वक्त देख रहे हैं? शायद हकान अब्बासी को नवाज शरीफ साहब राजी नहीं कर पाए कि वो उनकी पार्टी में रहे, निकलकर उन्होंने भी कह दिया कि नई पार्टी बननी चाहिए। दूसरी तरफ सिंध में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं कर रहा। GDA, JUI, MQM पाकिस्तान ने मिलकर इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है। सियासी मंजरनामा मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर हुजूर बदल रहा है। आपको ऊंट किस करवट बैठता हुआ नजर आ रहा है आमिर इलियास राना साहब? देखें जी, बात यह है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने मौसर सियासी मुखालफिन, आप अंदरूनी सिंध कहें तो बिल्कुल नहीं रहने दिए। वो सारे के सारे लोग वो पीपल्स पार्टी अपने साथ ले गई है और साथ मिला लिया। देखें, गौस बख्श मेहर पीर पगाड़ा साहब की फैमिली से बाहर वाहिद सीनियर लीडर रह गए थे जो पीपल्स पार्टी की नज़र हो गए, चले गए वहाँ पे। और अब PMLN में बशीर मेमन साहब की नई एंट्री हुई है। मेरी बात हो रही थी तो उनका भी यही ख्याल था कि GDA और JUIF, MQM और PMLN मिल के हम इलेक्शन लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। पीपल्स पार्टी के लिए अंदरूनी सिंध, जैसे मैंने कहा, उनको कोई खास मसला नहीं है। वो कौन सा छू मंतर होगा जो ये सारी पार्टियां मिलके कोई बना लेंगी मौसर इत्तेहाद और इलेक्शन सिंध के अंदर कोई बड़ा बन जाएगा, मुझे लगता नहीं है। लेकिन देखें, नवाज शरीफ साहब की आमद के साथ कितनी मोबिलाइजेशन उनकी सिंध की तरफ होती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ना PMLN ने अपने पूरे दौरे इक़्तिदार में काम किया। लोगों की चाहत थी, वहां से जीत के आए थे अब्दुल हकीम बलोच साहब नून लीग के ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब इस दफा बहुत थोड़े से वोटों से, जहाँ पे बिल्कुल हेर फेर मौजूद था, और फैसल वावडा साहब वहां से जीत गए थे। एक बनी थी बात, लेकिन ये नहीं पहुंचे। PTI पे लोगों ने बहुत कोशिश की, लोग चाहते थे कि ये अंदरूनी सिंध में जाएं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के मुरीदों के अलावा ये वहां पार्टी नहीं घुसी, जीरो हो गई थी। अब आज अवामी सतह पे जिस तरीके से महंगाई के बाद PTI को लोगों ने पसंद किया है, उस हद तक उनकी शहरी सिंध में मकबूलियत मौजूद है। वो उसको वोट में किस तरह कन्वर्ट करेगी, अभी ये क्वेश्चन मार्क है। कि उनकी अपनी पार्टी PTI जो है, उनके लीडर्स तकरीबन भाग चुके हुए हैं, पार्टी को छोड़ चुके हुए हैं। आम लोगों को कितना टिकट मिलेगा, कितना इलेक्शन वो लड़ेंगे, लड़ने दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नवाज शरीफ PM बनेंगे, शहबाज शरीफ? देखें, ये तो बात बनेगी जब इनकी पार्टी का फैसला होगा। नंबर 1, नवाज शरीफ को आना है 21 को, और 21 से पहले उन्हें राहदारी जमानत लेनी है। उसके बाद उन्हें बरी होना है 2 जिन मुकदमात में उन्हें सजा है। एक तो मुकदमा बिल्कुल क्लियर है जिसमें मरियम नवाज ह्यूमन फील्ड में बरी हो चुकी हैं, और क्वेश्चन वहां पे सिर्फ नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी का था, वरना बरी होने में कोई मुजायका नहीं है। पिछली दफा चीफ जस्टिस आसिफ खोसा थे जिन्होंने जज अरशद मलिक के तमाम किस्से के बावजूद उनको तो निकाल दिया जुडिशरी से भी, लेकिन केस को रिमांड नहीं किया। वो इंसाफ मांगता है कि जब जज कह रहा है मुझसे दबाव के तहत लिया गया, अब नई अदलिया है, नए मामलात हैं, वो क्या होता है वो क्लियर हो जाएं, और नवाज शरीफ मौजूद है और वो बनना चाहेंगे तो शहबाज शरीफ तो बोल भी नहीं सकेंगे। मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। फैमिली के अंदर जो भी फैसला होगा, पार्टी का लीडर नवाज शरीफ है और उसने जिस पे हाथ रखना है, अगर इक्तदार उनके पास आ रहा है तो फिर उन्हीं में से जिस पे वो, चाहे मरियम नवाज पे हाथ रखें, फिर वही वजीर आजम है, चाहे वो खुद बन जाए। यहाँ पे सदारत की बात भी मौजूद है। वो फजलुर रहमान साहब सदारत के उम्मीदवार हैं, तादी हैं, खड़े हैं। बहुत सारे मामला अभी हमें देखने हैं। 21 अक्टूबर के बाद कितनी नवाज शरीफ की उस दिन पजीराई है, और 30 नवंबर तक जब इलेक्शन शेड्यूल हो रहा है, नवाज शरीफ आके क्या लोगों को अपनी करिज्मेटिक शख्सियत के मुताबिक कि मैंने पहले ये काम किया, लोगों को मुतमईन कर लेंगे, होप जो लोगों को है वो उसकी बाज़ाब्ता तौर पे उम्मीद बन सकेंगे, ये सवाल होगा। आप और हम देखेंगे। अलीमा खान के जो बयान सामने आया है हुजूर आज, उसके बाद क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पे प्रेशर बिल्ट हुआ आपकी नजर में? इखलाकी तौर पे तो आज के बाद उनकी सदारत का दिन होना ही नहीं चाहिए, अगर इखलाकी बात करें। लेकिन चूंकि वो जिस पार्टी से सदर हैं, वो जो तासुर देते आए हैं, तो उसके बाद तो आज के बाद तो खत्म हो गई बात कि वो रिजाइन करें। लेकिन वो जब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को बहुत खामोशी के साथ टेक्निकली लॉ बनने में माविन बनते हैं, और इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते, बल्कि ट्वीट करके एडवांस माजरत कर ली। उन्हें पता है कि मैं किससे माजरत कर रहा हूँ, कि जिनको सजा हो जाएगी इससे मुझसे एडवांस मेरी माफी, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि लॉ बन चुका है। बाकी ना कोर्ट में कोई गया है, जो गया है केस नहीं लगा, तो वो लॉ तो एग्जिस्ट कर रहा है। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इस वक्त इमरान खान साहब कोर्ट में अडयाला जेल में मौजूद हैं। उनकी साइफर कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है वो सुन रही है।
9 तारीख को अभी पेशी उनकी है। अगर उस दिन उनको मुकदमात की नकल मिलती है तो साथ ही 2-3 दिन के बाद फर्द जुर्म आयद होने की तारीख भी आ जाएगी। आमिर इलियास राना साहब, ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर निगरां हुकूमत अमल नहीं कर रही है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो बड़े ताकतवर हैं, उनकी ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे हैं। आज भी ये खबर आई कि गैर मुल्की मुबसरीन को इंतखाबात में मदऊ किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा को एक खत लिखा है और ये भी कहा गया है उस खत में कि गैर मुल्की मुबसरीन की तंजीमों की लिस्ट भी फराहम की जाए। क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करा पाएगा आने वाले वक्त में इस माहौल में? देखिए, माहौल कोई भी हो, यहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शन कोई भी हो, मानता कोई भी नहीं है। ओके। जीतने वाले, हारने वाले सब इतराज़ात करते हैं और आप और हमें तैयार रहने चाहिए कि यही इल्ज़ामात जो माज़ी में लगते रहे सियासी जमातें हारने के बाद, जीतने के बाद, क्योंकि जीतने के बाद वो कहते हैं हमें अक्सरियत उतनी नहीं मिली, लिहाजा ये भी धांधली थी, जैसे Yeah. पीटीआई कहती रही। तो बस हमारे मुकद्दर में यही कुछ है, हम यही कुछ करेंगे। मुआशी तौर पे आमिर इलियास राना साहब, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। इसहाक डार कहते हैं दुनिया की 24वीं ताकतवर मईशत है और अब वर्ल्ड बैंक हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। कहा जा रहा है कि जो 50,000 की इनकम भी जिनकी है उनको भी टैक्स नेट में लाया जाए। तो आपकी नजर में हम मुआशी तौर पर किस तरफ जा रहे हैं हुजूर? वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस कर दिया, हम पहले ही दिवालिया हो चुके हुए हैं। करेक्ट। हमें और क्या हो सकता है? हमें क्या मिलना है? आम आदमी तो पहले ही दिवालिया है। सिर्फ एक स्टेट बची है जिसको शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, वो बचा गए हैं। बहुत अच्छी बात है, शायद बहुत ही बुरे हालात हो जाते। डार साहब का जिक्र ना करें, उन्होंने बस अपनी जो कुछ करना था ना वो धन धन कर चुके हैं। अब वो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, वो क्या कर लेंगे क्या नहीं करेंगे इसके ऊपर मैं तो बड़ा खामोश हूँ, क्योंकि वो तकब्बुर के बोल बोल के उतरे थे, उन्हें उसकी मार पड़ी है। राइट। अच्छा सर, हुजूर एज ए सोसाइटी में हैसल कौम हम किस तरफ जा रहे हैं? सोशल एस्पेक्ट के ऊपर भी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कान्हा के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जहाँ बाप ने अपने 12 साल बेटे 9 और 5 और 2 साल बेटी को कैनाल में धकेल दिया अपने हाथों से। तो एज ए सोसाइटी आमिर साहब, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कान्हा का वो बंदा जिसने ये काम किया है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों से मुख्तलिफ है? हम नहीं, बतौर सोसाइटी है ही नहीं। है ही हमारा नहीं। तो तारपोर बिखर चुका हुआ है, हम माशरा कहने के हकदार ही नहीं है। यहाँ जंगल का कानून नाफिज है, यहाँ जो दिल करता है बड़े का, इक्तदार वाले का, इक्तदार में नहीं है तब भी वो ताकतवर है, पैसा धौंस धांधली करता है। गरीब आदमी के लिए तो रास्ता ही नहीं है। अदालतें, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, हाँ। हम देखेंगे कि अभी ये निकल आए इस बात से कि वो जो आम अदालत है, आम शहरी है, उसके लिए कितने अहकामात कर सकेंगे और फायदा दे सकेंगे। मुझे और आपको वेट करना है इसका। आमिर साहब, कैसा वेलकम देख रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब का, और आपकी नजर में आते ही जेल जा रहे हैं या जलसे पे जा रहे हैं? देखें, जेल जाना है तो 2-3 दिन पहले उनकी टीम जाएगी अदालत, हाई जी। कोर्ट में जाएगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाती है, लाहौर जाती है। अगर उनको राहदारी जमानत मिल गई तो फिर सीधे जलसे पे जा रहे होंगे ना, और अगर नहीं मिलती तो फैसला करेंगे ना। आ क्या रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन मैं इस्तकबाल सजा उनका अच्छा याफ्ता देख रहा शख्स को हुजूर राहदारी मिल जाती है बेल? हूं। क्या सजा याफ्ता शख्स को अदालतों से मेडिकल पे रुकावट आई थी? नहीं आई थी हुजूर। जब वो नहीं थी। आई तो फिर आने में क्यों रुकावट आएगी? यकीनन, यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, आपने बड़ा अच्छे तरीके से हमें समझा दिया है कि जब सजा याफ्ता कोई शख्स मुल्क से बाहर जा सकता है मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो वापस आकर भी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसे हर किस्म की बेल और रिलीफ मिल सकती है। सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, मुआशरती तौर पर, तीनों एस्पेक्ट से इन्होंने वाज़े बताया हमें कि हम तबाही के दहाने पर हैं, डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं, आम पाकिस्तानी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हुकूमत चाहे ना हो। इन हालात में यकीनन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जो हारेगा वो नहीं मानेगा, जो जीतेगा वो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए हैं। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिए। मौजूदा दौर में सियासी शतरंज के दो बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तैमूर टालपुर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। गौस मोहम्मद न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। न्याजी साहब, आपके लिए बेहद मशकूर है। टालपुर साहब, पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा। आपकी पार्टी के लीडर, आपके कायद मुफाहिमत के बेताज बादशाह कहलाते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन देखा यही जा रहा है कि मुफाहिमत JUIF ने GDA के साथ और MQM पाकिस्तान ने कर लिया, और इत्तलात ये भी हमारे प्रोग्राम में शुरू में आई है कि नून लीग भी इनको ज्वाइन करने वाली है। तो दूसरे लोग तो मुफाहिमत कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, और इनकी मुफाहिमत का मकसद है पीपल्स पार्टी से निजात। आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नई बात नहीं है
हर इलेक्शन में यही होता है। हम अलायंस भी बनाते हैं, हम एक साथ गवर्नमेंट भी बनाते हैं, हम दूसरी पार्टियों के साथ कोलैबोरेट अच्छी तरह से करते हैं, उनके काम भी करते हैं, उनकी डिमांड्स जायज़ तो सारी पूरी करते हैं, कहीं-कहीं नाजायज़ भी पूरी करते हैं। पर आखिर में ये एक पुराना खेल है जो हमारे साथ खेला जाता है। ये सियासी या फिर कोई और खेलता है, ये तो आपको और मुझे सोचना पड़ेगा। पर हर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ होती है और बाकी सारी जमातें वो दूसरी तरफ होती हैं। मुफाहमत का जो बादशाह सदर जरदारी है, बेशक वो बादशाह ज़रूर है, पर वो ना डरता है, ना इलेक्शन से घबराता है, ना इलेक्शन में किसी के साथ भी सियासी टक्कर लेने को कोई अपने लिए बड़ी बात समझता है। उनके साथ अवाम की ताकत है। और आप देखिए कि मैं आपको एडवांस में बता दूं कि जितनी भी जमातें जिनके आपने नाम लिए कि वो शायद इकट्ठा हो जाएंगी, वो शायद नहीं, वो इकट्ठा हो गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करने के लिए। और मैं आपको इंशाल्लाह बता दूं कि ऐसी जबरदस्त रिजल्ट देंगे कि इनको पहले ओवर के अंदर हमने सबको बोल्ड ना किया सिंध के अंदर, तो फिर मैं भी हाजिर हूं और आप भी बैठे हुए हैं। राइट सर। नियाजी साहब, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। शाहिद खाकान साहब को मनाने में नवाज शरीफ साहब कंप्लीटली कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि खाकान साहब ने बाहर निकल के फिर बोल दिया नई पार्टी बननी चाहिए। आपकी नज़र में सर, जब तक पार्टी के अंदर इस तरह की दरारें ख़त्म नहीं होंगी, पार्टी स्ट्रांग होगी कमज़ोर होगी हुजूर? देखिए जी, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ राय हो सकता है, या यही जो उम्मीद का अवसर होता है। और शायद खाकान खुद मियां साहब से मिलने गए तो वो उनके से पीछे तो नहीं हट रहा है, लेकिन वो उधर उसी की मुराद नई पार्टी से मुराद ये है कि तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट गवर्नमेंट बने, उसमें जिस तरह इलेक्शन के बाद एक कौमी हुकूमत तय बने जिसमें तमाम पार्टी की नुमाइंदगी हो और हुकूमत को लेकर आगे चले। अब शायद खाका ने ये भी कहा है कि इलेक्शन स्कोर का हल नहीं है। मकसद यही है कि अगर एक पार्टी जीतती है और हुकूमत बनाती है तो मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। तो इसमें उस एक लिहाज से उसने भी कहा है कि तमाम सियासी पार्टियाँ और हमारी पार्टी ने तो ये पहले सोच रखा है कि अगर पाकिस्तान के अवाम हमें मैंडेट देते हैं तो हम अकेले हुकूमत नहीं बनाएंगे। हम क्या तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिस तरह हमने 16 महीने 12 पार्टी है, सर 21 को वापस आके नवाज शरीफ साहब उससे पहले ही बेल ले लेंगे या फिर आके सामना करेंगे? बयानिया क्या रखेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है नियाजी साहब। जी बिल्कुल, प्रोटेक्टिव बेल देंगे, वो तो हर एक पाकिस्तानी का राइट है और इंडियन दर्ज है। और माजी की आप हिस्ट्री देखें तो सारी हर दफ़ा कोर्ट से पर वो शाहनवाज खुर्शीद साहब शाह को। साहब कहते हैं कि जेल जाएंगे पहले, फिर ही बात होगी। जी वो क्या कहते वो हैं? कहते हैं जेल जाएंगे नवाज शरीफ साहब आते ही। जी बिल्कुल हो जाएगा प्रोटेक्टिव बेल 2-3 दिन के, 4 दिन 5 दिन के लिए ले। जब ज़ाहिर है अब 21 को आ रहे हैं तो 19 को मूव करेंगे। अब उस पर कोर्ट, हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमें 3-4 दिन के लिए प्रोटेक्टिव बेल देगी। और देखो, हम कोई खुदा न खासा मफरूर नहीं है, कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि हम तो हाई कोर्ट से बेल लेके गए थे ना जी। अब हमें दोबारा रिपोर्ट करना है। जब इनको हाई कोर्ट लाहौर ने बेल दी थी तो उस वक्त ये तय था कि मियां साहब हमें जब सेहत ठीक होगी तो आकर रिपोर्ट करेंगे और फिर जेल जाएंगे, जो भी होगा। उसमें ये था कि अगर हुकूमत समझे उस वक्त कि चूँकि इमरान खान की हुकूमत थी पीटीआई की, तो अगर वो हुकूमत समझिए कि मियां साहब सेहत याब हो गए और इसके बावजूद लंदन ठहरे हुए, तो दोबारा कोर्ट को बताएंगे और सबूत पेश करेंगे, फिर उनकी जमानत कैंसिल होगी। तो राइट। बेल पे तो है साहब, बेल से मीम साहब हैं और उस पर प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। और फिर हम अगर जेल भेजते तो मीम साहब जेल जाने को भी तैयार हैं, उसमें तो कोई ऐसी छपने वाली बात नहीं है। लेकिन इस्तकबाल होगा प्रोटेक्टिव बेल के साथ, वो मीनार पाकिस्तान में खिताब भी करेंगे और आवाम का पुरजोश जो एक समुंदर होगा उसको राइट न्याय खिताब भी साहब। करेंगे। टालपुर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जो इत्तेहाद हुआ है, इस वक्त नया इत्तेहाद सिंध में बना है, इसका इल्ज़ाम है कि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार भी किया है निगरां वजीर आला के ऊपर, और ये भी कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पीपल्स पार्टी की बी टीम है, लोकल बॉडीज़ का खात्मा किया जाए ताकि सियासी मशीनरी इलेक्शंस में मनूवरिंग के लिए इस्तेमाल ना हो। टालपुर साहब, योर कमेंट ऑन दिस। आप और मैं ये देख रहे हैं और जानते हैं कि सिंध काबीना जो केयर टेकर सेटअप बना है, उसमें एक भी ऐसा वजीर नहीं है जिसका पीपल्स पार्टी से कोई भी ताल्लुक हो या कभी कोई एफिलिएशन रही हो।
या जिसके साथ हमने कोई नाम प्रपोजल में दिया हो। उसी तरह से चीफ मिनिस्टर सिंध भी एक रिटायर्ड जज हैं जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या हमारी लीड से ना कोई वास्ता है। अब बात असल ये है कि जो लोग जानते हैं कि वो इलेक्शन में बहुत बुरी तरह शिकस्त खाने वाले हैं सिंध में, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट हारने की सिचुएशन में नहीं है। और इस बार क्लियर हो गया आपके सामने, जो कराया पे बहुत बड़े-बड़े दावेदार बातें करते थे, आखिर उनकी बातें सारी फेल हो गईं। उनका जो पटाखा था वो फट गया, पर उसकी धमाके की आवाज़ किसी के कान तक नहीं पहुँची। सिंध में सबसे बड़ा शहर कराची की सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, ये जिन शहरों की बात को हमने स्वीप की हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे ये लोकल बॉडी में तो जोश जज्बा कम होता है। हम अपने वर्कर लेवल पे ये चीज़ें छोड़ देते हैं। टिकट्स जिनको मिलते हैं, जो फैसले होते हैं, असल जोश और जज्बा तो आप देखेंगे जनरल इलेक्शन में। और मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे जो आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि केयरटेकर सेटअप न्यूट्रल नहीं है और फलाना नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों की ज़मानतें ज़ब्त होने वाली है, तो ये उस चीज़ के लिए एडवांस में प्रिपरेशंस कर रहे हैं। राइट सर, नियाजी साहब ये भी खबरें इनको आज कोई फेस सेविंग चाहिए, वो फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं। फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं, राइट। अच्छा नियाजी साहब, ये भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे। सर कब करेंगे, कैसे करेंगे? और जो आजकल मुआशी हालात हैं सर, ऐसे में अवाम का सामना करना कोई आसान काम तो नहीं होगा नियाजी साहब? जी बिल्कुल, तमाम शुरू है हमारी। तो हम तो अपने 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 इलाकों में हल्कों में काम कर रहे हैं और पूरी तरह से सिलेक्शन नहीं है। हाँ महंगाई हो, तो महंगाई है, अब कहते बिल्कुल महंगाई है, उसमें कोई शक नहीं महंगाई है। लेकिन महंगाई की ख़त्म करने के लिए हमें देखो उसके लिए आप हमारा 2013 से लेकर 18 का रिकॉर्ड सबके सामने है। महंगाई 4-5% ऊपर नहीं गई थी और बहुत से तरक्याती काम हुए थे, लोड शेडें खत्म हुई थी बहुत से। और जो संजीदा लोग हैं वो समझते भी हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में बहुत अच्छे काम किए और फिर भी वो हमारे भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुस्लिम लीग नून आएगी और फिर जाके तब जाके कहीं मुल्क के हालात ये संभलेंगे। तो जो कोई लोग इंशाल्लाह जो कि महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो लोग हमसे ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट दी जाए, हम इस्तकबाल की बस सर कर रहे हैं जी जी वसाइल। और इंशाल्लाह हम जाएंगे और लोग आप देखेंगे कि ठाठे बंद समुंदर होगा। सर अभी देखो 20 फैसला हुआ है 20 सर, नवाज शरीफ साहब पीएम बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब? देखो जी, ये पार्टी फैसला करेगी। उसमें क्योंकि देखो सर सोशल मीडिया पे चल रहा है ना कि सर सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, राजी हो गए नवाज शरीफ साहब और अब शहबाज शरीफ के नाम पे वो एग्रीड हो चुके हैं कि उनको बना दिया जाए पीएम, और ताकतवर हल्के भी यही चाहते हैं। मेरे ख्याल में अभी कुछ कहने का बस वक्त है। पार्टी के अंदर अभी ये डिसाइड नहीं हुआ। ये तो देखो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, हम कितनी मेजॉरिटी लेते हैं उस हिसाब से फिर बट पार्टी डोंट कर यू थिंक सकते सर बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है निगोशिएशंस में, फैसला करने में, फैसला साजी में? बहुत सारे प्रेशर्स का शिकार है पार्टी के अंदरूनी तौर पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ज़ाहिर है इख्तिलाफ में रहे तो उस पर हो सकता है। लेकिन एक बात आप याद रखें कि मियां साहब जब आएंगे तो ये सारी चीज़ें, जो सारी जो डस्ट है, ये सारी सेटल होगी, सेटल डाउन हो जाएगी इंशाल्लाह। और सर आपकी पार्टी के कुछ ओहदेदान तो जो तकरीरें करते हैं तो वो कहते हैं दूध की नहरें बहेंगी जब मियां साहब वापस आएंगे, क्या होगा ऐसे? नहीं, पाकिस्तान बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इतना भी जो मौजूदा जो मुआशी हालात है इसको ठीक करने में भी अगर यकसोई से गवर्नमेंट को काम करने देगा तो फिर भी 2-3 साल लग चलिए सकते हैं। टालपुर साहब से पूछते हैं यही सवाल। टालपुर साहब, अब जो नून लीग का इस वक्त नैरेटिव चल रहा है वो ये चल रहा है कि हालात बहुत बदल जाएंगे, नवाज शरीफ साहब ने पहले भी मुल्क को अंधेरों से निकाला है, आगे भी मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। आप इस नैरेटिव को कैसे देखते हैं हुजूर? देखिए जी, पाकिस्तान की जब बात आती है तो हम दुआगू होते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। पर मैं समझता हूँ आवाम को चेंज चाहिए। आवाम जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को देखना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस उनमें हैं और जिस तरह से उन्होंने हमारे जो इश्यूज चल रहे थे इंटरनेशनली, ग्लोबली, जो हमारे
दुश्मन जो हमारे फेवरेट कंट्रीज थी, जो हमारे दोस्त ममालिक थे, वो सब हमसे नाराज हो गए थे। और जिस तरह से ये मनूवर करके और चेयरमैन साहब ने हर किसी चीज को नॉर्मलाइज किया, वही पुराने जो प्यार के रिश्ते थे वो एक बार फिर से जारी किए, तो मैं समझता हूँ ये जो चेंज आनी है ये बिलावल भुट्टो ही ला सकते हैं। और उसी से लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं, जो लोग आते रहे हैं उनको हम आजमाते रहे हैं। अब मेरे ख्याल से चेंज की अशद जरूरत है। और सर हमेशा हमने ये भी देखा है कि जब भी कोई अच्छा काम होने जा रहा होता है, जिस तरह शहीद रानी जिस तरह पाकिस्तान को बदलने जा रही थी तो उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। बिलावल भुट्टो साहब की अगर परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उनके लिए भी अब काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट हो गया है कि नून लीग ही पावर में आने वाली है, या शहबाज शरीफ होंगे या नवाज शरीफ होंगे, एक इत्तेहादी गुलदस्ता दोबारा तैयार किया जाएगा। ये जो नैरेटिव बिल्ट हो रहा है इस वक्त मुल्क में, क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए परेशान कुन नहीं है सर? बिल्कुल अभी तो मेरे ख्याल से एक बहुत बेहतर सिचुएशन है, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू मच वर्स। आपने देखा है हमने कहां कहां से इलेक्शनें लड़ी हैं पुराने वक्तों में, और किस किस के साथ हमने टक्कर ली है। जमहूरियत की खातिर हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और अभी तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हाँ, मैं समझता हूँ ये बात आपकी वाकई सही है कि शायद कुछ लेवल प्लेइंग नून लीग को जरा हमसे बेहतर दी जा रही है, पर अवाम का वोट है और फैसला जो है वो वोट ही करेंगे। आपकी मेरे बातें हमारी ख्वाहिशात हो सकती हैं, न्याजी साहब की ऑफ कोर्स अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए ख्वाहिशात होंगी, मेरी अपनी लीडरशिप के लिए मेरी ख्वाहिशात होंगी, पर ये नंबर गेम होगी। जिसका नंबर 1 पे वोट्स होंगे, जिसके ज्यादा से ज्यादा एमएनएस होंगे, तो ऑफ कोर्स वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और होगा। इलेक्शन और कमीशन मैं पे उम्मीद आपका रखता हूं पूरा कि एतमाद है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। राइट, नियाजी साहब आप भी इस बात पे पूरा एतमाद रखते हैं कि मौजूदा सेटअप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान केपेबल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए, और होने जा रहे हैं मुल्क की तारीख में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? पर इलेक्शन कमीशन अपने वादे पूरे कर रहा है। अभी उसने कहा था कि 27 सितंबर को हम हल्काबंदी की लिस्ट शेयर कर देंगे, तो उन्होंने कर दी है। और इलेक्शन के टाइमिंग के लिहाज से उन्होंने बता दिया कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन होंगे। लेकिन इससे ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों के अंदर बड़ी तकलीफ हो रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उनके ऑर्डर्स पर मनोवन अमल नहीं हो रहा सर। नहीं, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि जो कुछ कोई इजाज़त दी है कि जो विशेषण है, मतलब निज़ाम या पुलिस है या डिप्टी कमिश्नर है, वो हमें हमसे पूछ के लगाया जाए, बाकी जगह ट्रांसफ़र की इजाज़त दी हुई है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और उस पर वो भी एक समरी जाती है इलेक्शन कमीशन, और अक्सर मैंने देखा है कि वहाँ से मंजूरी हो जाती है, क्योंकि केयर टेकर सेटअप थोड़ा लंबा हो गया, जनवरी से शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। तो ज़ाहिर कई प्रॉब्लम होते हैं कि हाँ तब्दीली करना, अगर कोई अफसर सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका ट्रांसफ़र ज़रूरी होता है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास समरी जाती है, इंतजामी जो अमूर है। बाकी तो उनको इन्होंने इजाज़त दी हुई है, पंजाब में चाहे अमरीका में लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खुद थोड़ा लोग किया है। और अल्लाह ताला खैर करे। राइट सर, दोनों मेहमानों का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, गौस मोहम्मद नियाजी साहब, नवाब तैमूर टालपुर साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त के लिए। एक बात वाज़ेह है कि इलेक्शन से पहले जिस तरीके से अग्रेसिव स्टांस पॉलिटिकल पार्टीज का देखा जाता है, वो अग्रेशन नजर नहीं आ रहा। बैकफुट के ऊपर ज़्यादातर की शॉट्स मारे जा रहे हैं, मोहतात होकर बयान जारी किए जा रहे हैं, सोच समझ के स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, ताकि आने वाले वक्त में अगर इत्तेहाद भी करना पड़े, दोस्ती भी करनी पड़े इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी, तो हालात इतने ख़राब ना हो जाएं कि हाथ ना मिलाया जा सके। एक ब्रेक के बाद मुआशी हालात को डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड बैंक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हमारे हालात में रहम फरमा, लेकिन मुआशी तौर पर हम बड़े मुश्किलात का शिकार हैं। गरीब आदमी पिस के रह गया इस महंगाई में, क्या है उसका मुस्तकबिल? ब्रेक के बाद माहिर मुआशा से जानेंगे। सियासी शतरंज में बात करें कुछ मईशत की, तो आलमी बैंक की रिपोर्ट ने सबको परेशान किया रखा हुआ है। पाकिस्तान को आज गरीब और मकरूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में डाल दिया गया है, और यकीनन ये भी बताया गया है कि 2027 तक पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा होगा, पाकिस्तान का कर्जा GDP का 90% के करीब पहुंच जाएगा, जो कि इंतहाई अलार्मिंग है। इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विदाउट एनी फर्दर डिले शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। थैंक यू सो वेरी मच सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। पहला सवाल, आप सर माशाल्लाह बड़े ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव इंसान हैं, और आप हमेशा से कहते आए थे कि पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा, इकोनॉमिकली हम इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि हम इजीली सर्वाइव कर जाएंगे, जोग्राफिकल लोकेशन हमारी ऐसी है। अब जब हम गरीब तरीन और मकरूज तरीन ममालिक की फहरिस्त में आ गए हैं, आप तब भी कहेंगे नो प्रॉब्लम, हम निकल आएंगे सिचुएशन से, कोई बड़ी बात नहीं है सर? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, पहले मैं दोबारा ये वजाहत कर दूं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट उस वक्त करेगा जब हुकूमत पाकिस्तान खुद
किसी भी मजबूरी की वजह से तैयार हो, चाहे बैरूनी हुक्म हो। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान तैयार नहीं है तो पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन गुर्बत बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, कर्ज़ों का बोझ बढ़ेगा, अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ेगा। ये खराबियाँ जो हैं ये नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके साथ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को वसाइल दिए हैं, अगर उनका दानिशमंदाना इस्तेमाल करें जो और 76 सालों में नहीं किया, अशराफिया जो 76 सालों में नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, अशराफिया की मईशत है। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि अब इतनी तबाह बर्बादी आ चुकी है। अमेरिका ने पहले सोवियत यूनियन, फिर 9/11 के बाद उसको हमारी मदद की ज़रूरत थी, वो हमदर्दाना रवैया रखा। 2017 के बाद वो दौर भी ख़त्म हो गया। अब एक नया दौर आया है, नई सबबंदी हो रही है जिसमें भारत और अमेरिका बहुत करीब आ गए हैं। उसको वो चाइना के मुकाबले में खड़ा कर रहा है। वो चाइना खड़ा हो या ना हो, लेकिन अमेरिका इस वक्त भारत को अपना दोस्त समझता है और हमें पार्टनर समझता है वॉर ऑन टेरर में, कि डू वॉर ऑन वॉर ऑन टेरर। यानी अब आप ताकत का इस्तेमाल करें अपने मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ, चाहे बाहर से दहशतगर्दी होती रहे और हुकूमत इक़्तिसादी दहशतगर्दी करती रहे। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात यहाँ पर है कि आप ज़रूर ताकत का इस्तेमाल करें दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन पहले आप अपनी वहाँ की जो आबादी है उनके दिलो दिमाग जीतने के लिए भी तो कुछ इक़दाम करें। कुछ तालीम, सेहत, कुछ रोज़गार, वो तो कुछ नहीं हुआ। और हुकूमत इक़्तिसादी दहशतगर्दी कर रही है 24 करोड़ आवाम से। और आलमी बैंक अब यहाँ तक गिर गया कि वो ये कहता है, एक तरफ कहता है कि जी पाकिस्तान में कोई 12 मिलियन अफराद मजीद गरीब हो गए, अब कोई 10-11 करोड़ के लोग गरीब हैं। और वो कहता है जी 50 लाख रुपया, 50,000 रुपये से कम जिसकी जो है आमदनी है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दे माना। यानी जो आदमी पेट भर के अपनी बीवी बच्चों को ग़िज़ा नहीं खिला सकता, इलाज नहीं करा सकता, मुफ्त तालीम नहीं दिलवा सकता, स्कूल से वापस बुला रहा है कि जनाब तुम चाइल्ड लेबर करो, मुफ्त तालीम मुझे नहीं चाहिए। आलमी बैंक ये कह रहा है कि आप उस पर भी टैक्स लगा दें 35%। तो अब हमें कब आंख खुलेगी कि हम अपना टैक्सों का निज़ाम सही करें, टैक्सों की चोरी रोकें, जो अशराफिया की मईशत है उससे पीछा छुड़ाएं। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि निगरां हुकूमत भी ताकतवर तबकों के नाजायज़ मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। आज भी ये नहीं समझ रहे कि दुनिया बदल चुकी है, अब ये नहीं चलेगा, अब हमें बदलना पड़ेगा। मसलन जिस वक्त IMF, हमने आर्मी चीफ के कहने पर आपके बिल में 20 दिन के बाद निगरां हुकूमत ने क्रैक डाउन शुरू किया। 20 दिन तक वो जो कुछ करना था करते रहे, गलत कारियाँ होती रही, स्मगलिंग होती रही, ट्रकों में होती रही, कुछ नहीं किया। पिछली हुकूमत ने तो बिल्कुल ही नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने जो क्रैक डाउन किया है, ये वो क्रैक डाउन है जो माजी में भी हुआ और उसका कभी फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचता। जब तक इसके साथ आप जो नाजायज़ असासे हैं उनके खिलाफ जब क्रैक डाउन करेंगे तो उससे आम आदमी को भी फायदा वैसे होगा। वैसे 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 हुजूर, आर्मी चीफ ने ये भी बयान दिया है अपनी अपने लीडरशिप में कि जो सिक्योरिटी एहलकार मुलव्विस हैं उनका भी कोर्ट मार्शल होगा। आई एम स्टिल वेटिंग कि वो खबर कब आएगी। लेकिन बेटर लेट देन नेवर सर। देर आया दुरुस्त आया। 76 सालों में पहली बार ये काम इस तरह हो रहा है। जिस तरीके से डॉलर नीचे आ रहा है तो लोग काफी खुश हैं। ये मुझे बताइए हुजूर के जो और भी टैक्स इस्लाहात के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो ताकतवर लोग हैं, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, वही लोग मुलविस हैं टैक्स चोरी में। अब इनको कब कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, कोई पकड़ेगा भी कि नहीं पकड़ेगा हुजूर? आपकी खिदमत में अगर आप मेरा पिछला प्रोग्राम निकाल के देखें तो मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर इंतखाबात से पहले जो ज़रूरी इस्लाहात हैं उनको कानूनी शक्ल नहीं दी गई तो पाकिस्तान के लिए खतरात हैं, खतरात हैं, खतरात हैं। अब मईशत इतनी बर्बाद हो चुकी है कि आप ये खेल बंद करना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो ये गलत फहमी दूर हो जाए कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई बड़ी बेहतरी आ गई है। उसकी वजह दूर हो जाए, बताइए कैसे? बिल्कुल इसलिए कि मैं तो आदाद शुमार आपको पेश करना चाहता हूँ। राइट सर। 12 जुलाई 2023 को $1 200 जबी, आज भी वो 7 रुपए उसके मुकाबले में रुपए की कदर कम है। तो आपने जो गिराया था, गिरने दिया था, सट्टेबाजी करने दी थी, हुंडी हवाले का कारोबार बड़ा था, अफगानिस्तान स्मगलिंग हुई थी, बड़े पैमाने पे हुई थी, सबने मिलकर की थी। तो अभी तो आप 12 जुलाई की पोजीशन में ही वापस आ रहे हैं। ये कॉस्मेटिक चीज को क्यों आप इतना खुश कर रहे हैं? आप पहले ये तो बताइए कि क्या ये बरकरार रहेगी? मैं आपको रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, अल्लाह ताला मेरी बात गलत साबित करे, कि अगर इन्होंने जो दूसरी इस्लाहात की मैं बात कर रहा हूं वो नहीं की, मुझे खदशा है
खुदा न खास्ता चंद महीने में ये फिर 320 पर भी आ सकता है और जून में ये 340 पर भी आ सकता है। देखिए, माजी में भी हमारी कोई पहली दफे ये नहीं हो रहा है क्रैकडाउन, माजी में भी किया गया। ये सारे खेत लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं, इन्होंने अपना धंधा बंद नहीं किया है, काम रुक गया। तो जो लोग जखीरा अंदोजी कर रहे थे, उन्हें पता चला कि कुछ हफ्ते के लिए ये डॉलर जो है कमजोर हो रहा है, वो पैसा बाहर ले आए, सरमाया का फरार कुछ दिन के लिए स्लो डाउन हो गया। अभी ये धंधा ऐसे बंद नहीं हुआ करता है। आपने एक्शन जैसे आर्मी चीफ, शाहिद साहब, इस पूरी सिचुएशन में रईस तर और गरीब तर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन जर की तकसीम के अंदर बड़ा फासला आ गया है। अब क्या करेगा गरीब? कोई आप मशवरा देंगे उसे, वो किस तरीके से सरवाइव करे या फिर वो क्या करे? क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर हम ये खबरें जब सुनते हैं कि एक बाप जो है अपने 12-13 साल बेटे, 9 साल बेटी, 5 साल बेटी, 2 साल बेटी को नहर में धक्का देके मरने के लिए छोड़ देता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वेयर आर वी हेडिंग सर? इस गरीब कौम को आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुश्किल वक्त आगे आ रहा है, क्योंकि रुपए की कदर जैसे मैंने कहा आगे चल के गिरेगी। और 2024 में हमने IMF के पास जाना है और उनसे बड़ी रकम का कर्जा लेना है, उनकी शराइत होंगी। और आलमी बैंक ने दिखा दिया कि वो कहता है जिनके 50,000 रुपए जो है वो महाना से कम इनकम है, यानी जो पेट भर के खाना नहीं खाते, उन पर भी टैक्स लगाओ। तो दुनिया आपको चाहती है कि आपके जो बुरहान है वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाएं। तो हमारी आंखें अगर नहीं खुलती तो मैं इनको मशवरा आवाम को ये दूंगा कि आपने अभी तक सिर्फ बीवी बच्चों को मारा है, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जिंदाबाद के नारे लगाए, 50 आदमी 100 आदमी आप हर चैनल्स पर जाएं, वहां पर शाम को आधा घंटा एहतजाज करें और ये कहें कि जनाब ये कौन से इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले तो ये वायदा करें इलेक्शन से पहले कि ये जो इन्होंने हमसे वायदे किए थे कौम से, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगेगा, शाहाना जो है वो अखराजात कम होंगे, तालीम की मद में 7% होगा और सेहत की मद में GST कम होगा, पेट्रोलियम में भी 0 होगा। अगर ये आप नहीं करते, वायदा करें आप और फिर आप उसको अपने चैनल्स पर दिखाइए कि हमारे यहाँ ये मुजाहरा हुआ है। जब तक हुकूमत पर दबाव नहीं पड़ेगा, ये सियासतदान वायदे करेंगे और इलेक्शन के बाद उसको भूल जाएंगे और यही अवाम बच्चों को मारते हैं और बाहर जाके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अब इनको खुल के चैनल्स पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने बहुत खूब बताया और जिस तरफ आपने निशानदेही की है कि डॉलर इस वक्त जो वापस आया है वो फ्री फॉल 12 जुलाई वाली सिचुएशन पे आ चुका है, लेकिन आने वाले वक्त में दोबारा ये डॉलर का फ्री फॉल हो सकता है, 320 340 भी जा सकता है। मैं सिर्फ आखिर में प्रोग्राम के अख्ताम पर यह कहूँगा कि एक दौर था कि इलेक्शन से पहले लोगों को ख्वाब दिखाए जाते थे कि मैं अगर ताकत में आया तो मैं मुल्क में हरियाली लाऊंगा, मैं ये बड़ा काम करूंगा। बहुत खूबसूरत ख्वाब दिखाए जाते थे। आज के दौर में वो खूबसूरत ख्वाब नहीं रहे हैं, वो नाइटमेयर्स में तब्दील हो गए हैं, बुरे और डरावने ख्वाबों में कि हम गुर्बत से आपको बचाएंगे, बेरोजगारी से आपको बचाएंगे, अंधेरों से आपको निकालेंगे, डूबने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क के मुस्तकबिल पर रहम और करम फरमाए। तलाजती को जाओ दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।